हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो प्रैक्टिस सेशन नंबर 7 है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेशन हमने कर लिया है। करीब करीब 120 क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपने अगर वो सारे वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएसटी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन 7 है। आज फिर हम कुल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, यानी सोशल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, आज जो क्वेश्चन है उसमें हम बहुत ज़्यादा समझने वाले क्वेश्चंस है ना। बहुत ज़्यादा आपको उसमें ध्यान दे के पढ़ने वाले क्वेश्चन है और उसको मैं समझाऊंगी भी बहुत अच्छे तरीके से। तो लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समझने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, यानी एथेनियन डेमोक्रेसी का विशेषता नहीं है, वही आपको बताना है कि कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं। एथेंस की डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपको यहीं से आया, तो ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एथेंस की डेमोक्रेसी, है ना। ग्रीक की बात हम कर रहे हैं, तो इसके कुछ फीचर थे, है ना। तो उसके फीचर में आपको बताना है कि कौन सा फीचर नहीं होगा। तो पहला क्या है? ऑल द फ्री मैन एंड वीमेन अबव 30 ईयर ऑफ एज वे आर रिकॉग्नाइज एज फुल सिटीजन, यानी 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वतंत्र पुरुष और महिला को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। तो ये बात गलत है और यही हमसे पूछ रहा था। फिर भी हम ये क्वेश्चन और भी ऑप्शन देखेंगे कौन सा फीचर हो सकता है, क्योंकि कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इसी को बदल देगा कि कौन कौन से फीचर हैं, है ना। नहीं की जगह हाँ कह देगा, तो आपको फीचर्स पता होना चाहिए। ऑल सिटीजन वेयर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन ए आर्मी एंड नेवी, यानी सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में सेवा करने की अपेक्षा दी जाती थी। तो ये बात सही है, एथेंस डेमोक्रेसी में ये बात की गई है। ऑल द सिटीजन अटेंड असेंबली दैट वेयर हेल्ड फॉर द डिसाइडिंग अपॉन मैटर, यानी सभी नागरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए आयोजित सभा में भाग लेते थे। क्योंकि देखिए क्या है ना, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ना वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हमारी जो जनता है वो डायरेक्ट रूप से सरकार बनाने में ये भागीदार नहीं होती है, या जो भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं लेती है। वो क्या करती है? हमारी जनता जो है, हमारे भारत की जो डेमोक्रेसी है, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, उसमें जनता द्वारा, जैसे पीपल द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, है ना, प्रतिनिधित्व, और वो क्या करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। तो हम कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्ट वे में है ना। लेकिन ये जो एथेंस की डेमोक्रेसी की, एथेनियन डेमोक्रेसी की बात हम लोग, एथेनियन लोकतंत्र की जो बात कर रहे हैं, इसमें जनता क्या करती थी? सभी नागरिक मामले में निर्णय के लिए आयोजित सभा में भाग लेती थी, है ना। तो वो डायरेक्ट थी, हमारी क्या है? इनडायरेक्ट है। जो अभी हमारे भारत में डेमोक्रेसी है वो क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर मेनी पोजीशन वेयर मेड थ्रू लॉटरी, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। तो ये तीनों फीचर आप याद रखिएगा। ये तीनों फीचर किसके हैं? एथेनियन डेमोक्रेसी से है। लेकिन कौन सा फीचर नहीं है वही तो हमसे पूछ रहा था। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी स्वतंत्र पुरुष और महिलाओं को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई थी। ये बात गलत है, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एथेनियन डेमोक्रेसी देखिए क्या है। व्हाट इज एथेनियन डेमोक्रेसी? एथेनियन डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन द सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। कहाँ बना था? सिटी स्टेट ऑफ एथेंस में, इन एंशियंट ग्रीक। ये एंशियंट हिस्ट्री की बात है। एंशियंट ग्रीक में ये क्या बनी थी? डेमोक्रेसी बनी थी, पहली डेमोक्रेसी। बिटवीन 6th to 4th सेंचुरी बीसी की बात है, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट की बात है। एथेनियन लोकतंत्र प्राचीन ग्रीक के एथेंस शहर राज्य में 6वीं और 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच स्थापित सरकार का रूप था। एथेनियन डेमोक्रेसी रिगार्डिंग एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये क्या थी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, जिसमें जो जनता थी, जो लोग थे, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे। कोई भी जो आपको डिसीजन लेना है या कुछ भी असेंबली होती थी उसमें, है ना। एथेनियन डेमोक्रेसी वॉज बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरनिटी, यानी एथेनियन लोकतांत्रिक प्रणाली
लोकप्रिय संबुद्धता पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, एथेनियन डेमोक्रेसी के बारे में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज समुद्रगुप्त पॉलिसी स्पेशली टुवर्ड्स द रूलर ऑफ दक्षिण पंथ। देखिए, समुद्रगुप्त क्या था, एक बहुत ही महान रूलर था। और समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो थी, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशस्ति का मतलब है कि राजाओं के बारे में पहले प्रशंसा लिखी जाती थी। प्रशंसा का मतलब है कि राजाओं की तारीफ की जाती थी। तो राजाओं अपनी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखवाते थे। और लिखने का काम कौन करता था, जो राज कवि होते थे, जो राज दरबार में कवि होते थे, लेखक होते थे, वो प्रशस्ति लिखते थे। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी भी राजा की प्रशंसा के बारे में कुछ लाइनें लिखना, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखना, उन्होंने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, इन सब चीजों के बारे में लिखना। तो समुद्रगुप्त जो थे वो किसके बेटे थे, वो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे थे, गुप्ता रूलर थे। ठीक है, तो इनके बारे में इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत जगह विजय प्राप्त किया, कंट्रोल किया ऑल ओवर द इंडिया में। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की उन्होंने नीतियां रखी। तो उसमें बताया गया है कि स्पेशली आपको दक्षिण पंथ के बारे में उन्होंने क्या किया, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां समुद्रगुप्त ने दक्षिण पंथ के शासकों के प्रति विशेष रूप से रखा। देखिए, उन्होंने आर्यभट्ट पर भी विजय प्राप्त की है ना, फिर उधर कुषाणों से भी विजय प्राप्त करी, लेकिन दक्षिण पंथ से भी की है ना, दक्षिण पंथ से। तो उन्होंने दक्षिण पंथ के साथ क्या रवैया रहा वो आपको बताना है। तो देयर किंगडम वेयर अपरूटेड एंड मेड ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, यानी उनके राज्य को उखाड़कर समुद्रगुप्त के यानी किसके बारे में बताया जा रहा है, क्या ये दक्षिण पंथ के बारे में बताया जा रहा है, आपको बताना है। ठीक है, तो उनके राज्य को उखाड़कर समुद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। ये दक्षिण पंथ के बारे में नहीं है, ये आर्यभट्ट के बारे में बातें हमारी एनसीईआरटी ने बताई है कि आर्यभट्ट के राज्य को उन्होंने उखाड़ फेंका था और अपने हिस्से में मिला लिया था। तो ये दक्षिण, हमें किसका ढूंढना है, दक्षिण पंथ के बारे में क्या हुआ था। ठीक है, उन्होंने समुद्रगुप्त के अधीन होकर अपनी बेटियों का विवाह किया। तो ये कहा किसके बारे में था, ये भी नहीं था दक्षिण पंथ के। अपनी बेटियों का विवाह किसने किया था, जो आपका बंगाल, उड़ीसा और ये जो आपका असम वाला एरिया वाले को जब जीता था, तो उन लोगों ने क्या किया था कि अपनी बेटियों का मैट्रिमोनियल अलायंस वहां पे उन्होंने किया था। वे श्रद्धांजलि लेकर आते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे तथा उनके दरबार में जाते थे। तो ये किसके बारे में, ये कुषाणों के बारे में बात बताई गई है। ठीक है, लेकिन दक्षिण पंथ के बारे में क्या बात बताई गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा तीनों तो गलत हो गया। तो पराजित होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी दक्षिण पंथ के लोगों ने क्या किया, दक्षिण पंथ के शासकों ने पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई। सरेंडर कर दिया कि भाई अभी माफ कर दीजिए। तो समुद्रगुप्त ने कहा कि ठीक है, जाओ, फिर से तुम शासन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो था, दे सरेंडर आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन वेर अलाउड टू रूल अगेन, ये दक्षिण पंथ के बारे में समुद्रगुप्त की पॉलिसी थी, समुद्रगुप्त की नीतियां थी। ठीक है, और हमें पूछ रहा था दक्षिण पंथ के। अब इसका मतलब ये नहीं कि आर्यभट्ट के बारे में आप नहीं पढ़ोगे, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपसे आर्यभट्ट के बारे में पूछ दे कि आर्यभट्ट के खिलाफ उनकी पॉलिसी क्या थी। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में, आपको पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन देख के जाना है समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त गुप्ता वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। हम समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित एक लंबे शिलालेख से जानते हैं। इलाहाबाद यानी प्रयागराज की बात हो रही है। इसे हरिसेन के काव्य के रूप में लिखा था, हरिसेन के काव्य के रूप में लिखा था, जो समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे। हरिसेन कौन था, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया। हरिसेन समुद्रगुप्त के राज दरबार में मंत्री और कवि दोनों था, और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी, जो कि अशोक स्तंभ कहाँ पर है, प्रयागराज में है, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद है। ठीक है, समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, और उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते थे। तो अभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हम किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से रिलेटेड। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त के राज दरबार में कवि था और मंत्री था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक एक चीज ध्यान में रख के जाना है। अब मैच द फॉलोइंग आर्ट से रिलेटेड, आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, तो आपको इसमें समझना है कि क्या है। तो पहला क्या है, आर्ट टेक्निक दैट इनेबल मेकिंग ऑफ इमेज दैट लुक रियल
रियल किस में दिखती है? तो ऑयल पेंटिंग में। कोई भी पेंटिंग रियल कब दिखेगी? ऑयल पेंटिंग में। आपको अगर हिंदी में देखना है तो चलिए हिंदी वाला ही हम देख लेते हैं। हिंदी वाला स्लाइड है आपका। कला तकनीकी जो वास्तविक दिखने वाली छवियों को बनाने में सक्षम बनाती है तो उसे तेल चित्रकला या ऑयल पेंटिंग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। भारतीय परिदृश्य को विचित्र अज्ञात भूमि के रूप में दिखाने वाली पेंटिंग क्या होती है? सुरम्भ कहते हैं उसको, सुरम्भ कहते हैं। ठीक है, सुरम्भ्य कहते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत में यूरोपीय लोगों की भव्य जीवन शैली, धन और स्थिति को प्रदर्शित करने वाली पेंटिंग क्या है? आपकी चित्रांक है। ठीक है ना, उसको चित्रांक कहते हैं। ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास और जीत के दृश्यों को दर्शाने वाली पेंटिंग इतिहास की पेंटिंग, हिस्ट्री पेंटिंग कहलाती है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि चित्रांक किसे कहते हैं? जब भारत में यूरोपीय लोगों की भव्य जीवन शैली, धन और स्थिति की का प्रदर्शनी जब हम करेंगे पेंटिंग के द्वारा तो उसको चित्रांक कहेंगे, है ना। ऑयल पेंटिंग में हम रियल दिखने वाली, वास्तविक दिखने वाली ऑयल पेंटिंग होती है जिसको तेल चित्रकला कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? A का 4, B का 1, A का 4, B का 1। यहाँ देखो पहले ही ऑप्शन में A का 4, B का 1, C का 2 और D का 3। ठीक है ना, इतिहास की पेंटिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इन द लेट 18th सेंचुरी द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल डेवलप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट इंडियन कंपनी ट्रेडिंग पोस्ट। यानी 18वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित व्यापारिक केंद्रों में से किसके हिस्से विकसित हुए? तो कौन कौन से हुए? जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित व्यापारिक केंद्र, अब कुछ व्यापारिक केंद्र भी थे से विकसित हुए थे। तो कौन कौन से थे वो व्यापारिक केंद्र? तो सूरत, याद रखिएगा, सूरत, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 व्यापारिक केंद्र थे जिससे क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के अंत में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। सूरत, मद्रास और कलकत्ता से बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कंसीडर द स्टेटमेंट A and B अबाउट महायान बुद्धिज्म एंड चूज द करेक्ट आंसर। महायान से मैंने कल भी क्वेश्चन कराए थे आपको। तो महायान बौद्ध धर्म के बारे में कथन A और कथन B पर विचार करिए और सही उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म महायान के बारे में ही आपको बताना होगा कि क्या ये दोनों चीजें महायान के बारे में ही बताई गई है। कथन 1 और कथन A और कथन B को देखना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के इस रूप में मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों का उपयोग करके दिखाया गया था। तो ये महायान में नहीं था, ये हेनयान में था। ठीक है ना, कि क्या किया जाता था कि इन दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा प्रेजेंस इन स्कल्पचर वाज शोन यूजिंग सर्टेन साइन। ठीक है, तो ये हेनयान के बारे में, बौद्ध धर्म के 2 शाखाएं थी, एक हीनयान एक महायान। ठीक है, पहले वाली शाखा को हेनयान कहते हैं, बाद में कुछ चेंजेस आया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई तो वो बन गया महायान। दूसरा है बौद्धि सत्वों में विश्वास। महायान बौद्ध धर्म के आगमन के साथ उभरा। द बिलीव इन बोधिसत्वा इमर्ज्ड विद द कमिंग ऑफ महायान बुद्धिज्म। ये बात सही है। ठीक है ना, महायान बुद्धिज्म जब आया तो बोधिसत्वा जो थे, है ना, उनमें क्या हुआ? विश्वास उभरा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। ठीक है, साइन का यूज किया जाता था हीनयान में। तो A is false and B is true। A is false and B is true कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। Consider the statement A and B about the महलवारी and रेतवारी system of revenue and choose the correct answer। यानी राजस्व की महलवारी और रेतवारी प्रणाली के बारे में कथन A और कथन B पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था महलवारी के बारे में भी, रेतवारी के बारे में भी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कथन दिए हैं, क्या वो दोनों कथन सही हैं? आपको इसका आंसर बताना है। पहला है कि महलवारी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए तैयार की गई थी, जबकि रेतवारी दक्षिण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए तैयार की गई थी। ये बिल्कुल सही है। क्षेत्र बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपको महलवारी आपको यहाँ पर
उत्तर पश्चिमी में आपको महलवारी देखने को मिली थी, और साउथ में क्या देखने को मिला था, रेयतवाड़ी देखने को मिली थी, है ना। महल का मतलब होता है गांव, ठीक है। महलवारी में गांव का मुखिया पूरे गांव का राजस्व एकत्र करता था और कंपनी को देता था, जबकि रेयतवाड़ी में किसान के साथ सीधा समझौता किया जाता था। बिल्कुल सही बात है। क्या होता था महलवारी में, अभी हम पढ़ेंगे आगे। महलवारी में क्या होता था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो क्या करती थी, बीच में उस क्या करती थी, ये मान लीजिए किसान है और ये हेडमैन है, हेडमैन जो गांव का मुखिया है, तो ये क्या करता था, इन दोनों के बीच की कड़ी था। ये क्या करता था, किसान है ये, मान लीजिए किसान से ये लिया, इसने क्या लिया, रेवेन्यू लिया, इन्होंने राजस्व लिया, टैक्स लिया, और उसके बाद ये जाके ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो बीच में हेडमैन होते थे, है ना, गाँव का मुखिया होता था। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यही चीज चेंज हो गई कहाँ, रेयतवाड़ी में। रेयतवाड़ी में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पीजेंट जो यानी कि किसान, दोनों के बीच में कोई भी नहीं था, डायरेक्ट इनका लेन देन था, ठीक है। तो ये चीज याद करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। महलवारी और रेयतवाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं हर साल, तो आप इस बार भी बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है, और राजस्व प्रणाली के बीच अंतर को सही ढंग से समझा रही है। देखिए यहाँ वाला हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी क्या प्रणाली सिस्टम थी, दोनों को बहुत अच्छे से, दोनों में अंतर आपको समझ में आया। ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों में अंतर बता रही है कि नहीं, आप बताइए। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का अंतर बता रही है कि महलवारी में क्या था और रेयतवाड़ी में क्या था, यानी कि दोनों ए और बी दोनों राजस्व प्रणाली के बीच अंतर को सही ढंग से समझाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अब हम देख लेंगे महलवारी एंड रेयतवाड़ी पर क्या था। ये महलवारी व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना 1822 में हुई थी। किसने की थी, हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। 1822 में महलवारी सिस्टम और महलवारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरुआत की गई थी उत्तर पश्चिम प्रांत में, बंगाल के, ठीक है। बाद में विलियम बेंटिंग ने 1833 के कार्यकाल में इस व्यवस्था में सुधार किया था। तो अगर क्वेश्चन आए कि महलवारी व्यवस्था की में सुधार किसने लाया था, चेंजेस किसने लाया था, है ना, उसको क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, है ना, चेंजेस किसी चीज में लाना, तो किसने किया था, तो विलियम बेंटिंग ने, है ना। कब किया था, 1833 में। उसके बाद रेयतवाड़ी कब हुई थी, तो रेयतवाड़ी महलवारी से पहले हुई थी, 1820 में थॉमस मुनरो ने किया था, द्वारा शुरू किया गया था, और ये दक्षिण भारत में प्राथमिक भूमि राजस्व प्रणाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये है फार्मर, और डायरेक्ट लेन देन हो रही है फार्मर से। तो ये था रेयतवाड़ी जो कि साउथ में चलता था, दक्षिण भारत में था, ठीक है। लेकिन महलवारी में क्या होता, महलवारी में ये ब्रिटिश हो गया, ये किसान हो गए, फार्मर हो गया, और बीच में मिडिल मैन था। मिडिल मैन कौन था, गांव का मुखिया होता था या तो हेडमैन, है ना, होता था, ठीक है। तो ये आपको महलवारी एंड रेयतवाड़ी सिस्टम समझ में आया था, आ गया होगा, ठीक है। अब इससे पहले आई थी एक और व्यवस्था जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, जामींदारी व्यवस्था की शुरुआत कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के अधिनियम के जरिए किया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी प्रांतों में लागू किया गया था। इससे अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली के नाम से भी हम जानते हैं। जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया था और जमींदारों को किसान से लगान वसूलने का अधिकार किया गया था। तो आपको यहाँ वाला जो आपको रेड वाला दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा सिस्टम था, यहाँ पे आपको परमानेंट सेटलमेंट था। ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ये है महलवारी, और यहाँ पे ग्रीन कलर से दिख रहा है ये रेयतवाड़ी है, ठीक है। किसने कब किया था ये आप याद रखिएगा, डेट भी याद रखना है, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ सूफी संत इज नोन एज, सूफी संत के कब्र को क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको दरगाह कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है, जहाँ पे देखिए एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सूफी संत रहते थे, है ना। लेकिन जब क्या होता था, जब उनकी मृत्यु होती थी, जब वो उनकी डेथ हो जाती थी, तो जहाँ वो रहते थे वहीं पे उनको दफना दिया जाता था, और वो दरगाह बन जाता था, जहाँ पे लोग क्या जाते थे, लोग जाके वहां पे मन्नतें मांगते हैं, वहां पे दर्शन करने जाते हैं। आज भी आप बहुत सारे दरगाह, जैसे एक फेमस दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, जो कि कहाँ है, अजमेर शरीफ में है ना। तो उसके बारे में हमने पढ़ा भी है। और आपका जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन का है दरगाह, है ना,
निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो ये सारे दरगाह थे जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे और बाद में उनकी डेड बॉडी को वहीं पे दफना दिया जाता था, ठीक है, तो दरगाह कहते हैं। उसके बाद खानका एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ईदगाह तो आप जानते हो जहाँ पे ओपन प्लेस होता है, ओपन खुला प्लेस होता है, बड़ा प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं लोग। उसके बाद खानका क्या होता है, आप यहाँ पे देख लीजिए, खानका क्या होता है, सूफी गुरु अपनी सभाएं खानका या धर्मशालों यानी यात्रा के लिए विश्राम गृह होता है। यानी खानका किस लिए बनाया गया था, तो जो दूर दूर से यात्री आया करते थे ना, उनके विश्राम के लिए एक जगह, एक धर्मशाला बनाया गया था जिसको खानका या हॉस्पिसेस भी कहा जाता था, है ना। यहाँ पे वो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, जैसे विश्राम भी कर रहे हैं, असेंबली भी होती थी वहाँ पे, कुछ आध्यात्मिक विषयों में किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से अल्लाह को याद किया जाए, इन सब के बारे में वहाँ चर्चा होती थी खानका में। सूफी दरगाहों पर हर पृष्ठभूमि के श्रद्धालु आते हैं, ये भी बात आपको आपकी एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। तो खानका भी आप पढ़ के जाइएगा क्या होता है। एक क्या था, एक प्लेस था, एक धर्मशाला था जहाँ पे यात्री विश्राम करते थे और वहाँ पे असेंबली होती थी, डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैतवाद, है ना, विशेषता द्वैतवाद वॉज प्रोपाउंड इन 11th सेंचुरी बाई, यानी विशेषता द्वैतवाद के बारे में किसने, ये फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, तो किसने किया, किस यानी विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रतिपादित किसने किया था, तो ये आंसर होगा रामानुजन ने, है ना। 11वीं शताब्दी में एक अलवर फॉलोअर आए थे, है ना। क्या था, सबसे पहले दक्षिण से स्टार्ट हुआ था, जो भी भक्ति मूवमेंट तो जा था आपका दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ था, तमिलनाडु और यहाँ केरला से अलवर आए थे और नारायण्स आए थे, और एक विष्णु के भक्त थे और एक शिव के भक्त थे। तो विष्णु के भक्त को अलवर्स बोला जाता है ना, तो वही विष्णु के भक्त को अलवर्स को फॉलो करने वाले थे रामानुजन, है ना। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। चलिए, सबसे पहले किसने विशिष्ट अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, तो रामानुजन ने दिया था। अब रामानुजन थे कौन, तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये रामानुजन है और ये आदि शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, दोनों का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्मे रामानुजन अलवर से बहुत प्रभावित थे। अलवर लोग कौन थे, जो कि विष्णु की उपासना करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु के अनुयायी थे, ठीक है। तो अलवर लोग तो ये भी विष्णु को मानते थे। विशिष्ट द्वैतवाद या योग एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आत्मा सर्वोच्च ईश्वर के साथ एक होने पर भी अलग है। इनका क्या मानना था, इनकी फिलॉसफी क्या थी कि जैसे क्या है कि हम कितना भी जो हमारा सर्वोच्च ईश्वर है, जो हमारे प्रभु हैं, उनके साथ मिलन होने के बाद भी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, दोनों कितना भी हम उनमें ध्यान लगा ले, कितनी भी उनकी भक्ति कर ले, फिर भी ईश्वर अलग है और हमारी आत्मा अलग है, इस पर वो विश्वास रखते थे। लेकिन इनसे अलग सोच किसकी थी, आदि शंकराचार्य जी की थी। भारत में सबसे प्रभावशाली दर्शनियों में से एक शंकराचार्य जी का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, यानी इनका जन्म केरल में हुआ था और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। ये किस पे विश्वास रखते थे, विशिष्ट द्वैतवाद पे विश्वास रखते थे, है ना, और ये अद्वैतवाद पे, याद रखिएगा दोनों की फिलॉसफी अलग थी। ये अद्वैतवाद पे, ये विशिष्ट द्वैतवाद पे विश्वास करते। अद्वैतवाद का मतलब क्या है, व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर एकता के सिद्धांत को समर्थन, यानी इनका कहना था कि ईश्वर और परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, चाहे हम कितना भी अलग में, ये संसार जो है ये क्या है, मोह माया है। इनका क्या कहना था कि ये जो संसार है वो मोह माया है, हम आत्मा और परमात्मा सब एक ही है। लेकिन ये क्या कहते थे, आत्मा और परमात्मा कितना भी हम मिलन हो जाए फिर भी अलग है। ये इन दोनों की फिलॉसफी थी, ठीक है। फिर यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में आपने देखा, जैसे आप दादू दयाल आए, है ना, फिर आपने अभी एकनाथ मराठी भक्ति मूवमेंट से जुड़े, मीराबाई का नाम आया, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये एक थे कि आसाम के शंकरादेव थे, है ना, इन सब के बारे में तुलसीदास आए, इन सब के बारे में मैंने पूरे अच्छे से पढ़ाया है। आपने भक्ति मूवमेंट वाली क्लास मेरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द स्टेटमेंट A and B
ऑफ दीवानी अदालत एस्टेब्लिश इन 1772 इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत का कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। क्या दीवानी अदालत जो था इट वॉज ए क्रिमिनल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट था? नहीं, ये सिविल कोर्ट था, क्रिमिनल कोर्ट नहीं था। ये एक आपराधिक अदालत थी? नहीं। कब हुई थी दीवानी अदालत की स्थापना? 1772 ईस्वी में। ये क्रिमिनल कोर्ट नहीं था। यहाँ पे कथन ए जो है वो गलत हो गया। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी इसकी अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर द्वारा की जाती थी। ये बात सही है कि दीवानी कोर्ट जो था, आपकी क्रिमिनल कोर्ट जो था, दीवानी अदालत जो था, इसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो जिला कलेक्टर द्वारा, यूरोपीय जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता था। तो ये बात बी सही है, ए गलत है। तो हम किसके साथ जाएंगे? ए सत्य और बी, ए असत्य और बी सत्य है, यानी बी के साथ जाएंगे। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखना है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत की स्थापना कलकत्ता के प्रेसिडेंसी शहर में की गई थी। अब यहाँ पे हमने देखा ना 1772 या 1773, ठीक है। तो कब की थी? कलकत्ता के प्रेसिडेंसी शहर में की गई थी। इस अदालत का पहला मुकदमा, हाँ देखिए, की तो गई थी 1772 में, लेकिन पहला मुकदमा कब लड़ा गया था? तो 17 मार्च 1773 में, ठीक है, हुआ था पहला इसका मुकदमा, याद रखिएगा। सदर निजामत अदालत प्रांत के अपराधी मामलों में न्याय प्रदान करने वाली सर्वोच्च न्यायालय थी। इस अदालत में मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्रों में काम करने का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट देखना है आपको। अब गैरिसन टाउन रेफर टू, गैरिसन शहर से तात्पर्य क्या है? गैरिसन टाउन का जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उसका जिक्र बहुत बार हुआ था। तो क्या था ये गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन क्या था? सैनिकों के साथ एक किलेबंद बस्ती थी, है ना। फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ अ सोल्जर, क्या था? एक ऐसा दायरा था जहाँ पे सैनिकों के साथ क्या करते थे? सुल्तान रहा करते थे। किलेबंद एरिया था जहाँ पे सैनिक और राज्य के लोग रहते थे। तो गैरिसन टाउन क्या था? फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर। हम बोलते हैं ना कि गैरिसन टाउन से आगे नहीं बढ़ पाते थे लोग, है ना, क्योंकि आगे का जो सफर था वो मुश्किल हुआ करता था। तो गैरिसन टाउन अगर आए तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर, सैनिकों के साथ एक किलेबंद बस्ती को हम गैरिसन टाउन कहते थे। एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, गैरिसन टाउन अगर आए तो क्या लिख सकते हो आप? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, गैरिसन शहर एक किलेबंद बस्ती जिसमें सैनिक रहते थे। ठीक है, गैरिसन टाउन क्या था? एक किलेबंद बस्ती है। किलेबंद बस्ती यानी किलेबंद का मतलब समझ रही हो कि घिराव हुआ, है ना। और वहां पे कौन रहते थे? सैनिक रहते थे। मध्यकालीन युग में इन शहरों ने सैनिक अभियानों और रक्षा रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी मध्यकालीन जब मेडिवल युग चल रहा था तो इन शहरों ने, गैरिसन टाउन में, सैन्य अभियान और रक्षा रणनीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन काल के सुल्तान अपने विजय के दौरान गैरिसन शहर पर बहुत अधिक निर्भर थे। यानी इस तरह से किलेबंद की जाती थी कि दुश्मन आक्रमण ना कर पाए, तो इस पे निर्भर थे, क्योंकि वे एक गढ़ और सैनिक के निरंतर आपूर्ति प्रदान करते थे। ठीक है, तो गढ़ का होता था, सैनिकों को ये क्या करते थे? उनकी देखभाल करते थे, है ना, उनकी जरूरतों को पूरा करते थे। तो ये बातें गैरिसन टाउन के बारे में बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM इन लंदन। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये आपकी एनसीईआरटी पूरी इसी तरह की लाइन लिखी है आपकी एनसीईआरटी में कि जब लंदन में 2 बजता है दिन का तो हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजते हैं। तो आपको अंतर कितना समझ में आया? 5.5 घंटे का अंतर है। यानी लंदन और हमारे टाइम में कितने का अंतर हो गया? 5.5। आप माइनस करके देखिएगा, आपको 5.5 घंटे का अंतर आएगा। ठीक है, इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, बिल्कुल सही है, एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। यानी भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.30 डिग्री ईस्ट
पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्प को सही चुनिए। देखिए दोनों सही है ना, दोनों सही है। और ये जो 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है ना, वो इसी के कारण आ रहा है 82 डिग्री 30 मिनट का, यानी दोनों सही है। और जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, इसी के कारण तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब इस चीज को आपको समझना है, क्या है कि देखिए जैसे ये वर्ल्ड है, ठीक है ना, वर्ल्ड है, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं, प्राइम मेरिडियन आप कहोगे 0 डिग्री है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हम जिसको प्राइम मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीनविच से पास होती है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है, एक गांव है, वहां से गुजरती है, ठीक है। तो इसके इस साइड क्या होगा, ईस्ट होगा, और इसके इस साइड क्या होता है, वेस्ट होगा। तो भारत ना ग्रीनविच से ईस्ट में, हमारा भारत देश यहाँ पड़ता है, ठीक है, तो ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे जो भारत देश का स्टैंडर्ड, जैसे हमारे क्या हो रहा था कि यहाँ का, हमारे भारत में यहाँ आपका जो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ गुजरात है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ में क्या होता था, 1.5-2 घंटे का अंतर आ रहा था, तो अलग अलग टाइम जोन आ रहा था। अलग अलग टाइम जोन के कारण क्या होती है कि ट्रेन तो हमारी यहाँ डिब्रूगढ़ से भी चलती है यहाँ तक के लिए, तो ट्रेन की टाइमिंग में, ऑफिस की टाइमिंग में अलग अलग अंतर आ रहा था। तो क्या किया गया कि हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम को, स्टैंडर्ड रेखा खींची गई, जो कि कहाँ से खींची गई, आपकी मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश, वहां से खींची गई यहाँ पर एक आपकी लाइन, जो कि हमारे भारत का मानक समय रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, जिसका जो अगर हम देखें तो जिसका लॉन्गिट्यूडनल यानी देशांतर पे कितना डिग्री आएगा, 82.30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ लंदन में 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ पर 82 डिग्री। तो क्या हमने पढ़ा है कि जब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, तो उसी से आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 82 डिग्री है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 330 आएगा मिनट, तो आपको 5.5 घंटे दिखेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से हमको समझना है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। वो 4 मिनट कैसे आएगा? तो आंसर शुड बी 4 मिनट। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में कितना घूम जाती है? अब 4 मिनट कैसे आया वो आपको देखना है। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाती है? गोल घूम जाती है ना, अपने अक्ष पर ऐसे गोल घूम जाती है, पूरा गोल घूम जाती है। तो गोल घूमने में कितना लगेगा? 24 घंटे में वो कितना घूम जाएगी? 360 डिग्री घूमेगी, है ना। 24 घंटे में कितना घूम रही है? 360 डिग्री घूम जा रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे हमें ये लाना है कि 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट कैसे आ गया मैडम? बहुत बच्चों को आता होगा, बहुतों को नहीं भी आता होगा, तो जिनको नहीं आता होगा उनके लिए है, ठीक है। तो 24 घंटे में कितना घूमती है पृथ्वी? 360 डिग्री। तो अब बताओ कि 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में निकालने के लिए आपको 360 डिवाइडेड बाई 24 कर दो, है ना। 1 डिग्री का निकल जाएगा। हमें क्या करना था कि 1 डिग्री में कितना समय लगता है, तो यहाँ पे 1 डिग्री में कितना लग गया, आप अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 घंटे का यहाँ पे निकालना है ना। यहाँ पे 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 360 बाई 24, तो यहाँ पे 1 घंटे में हमें कितना मिल गया? 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम गई? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम गई। वही पे यहाँ पे लिखा 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में कितने में होते हैं? 60 मिनट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 घंटे की जगह क्या लिखेंगे? 60 मिनट और 15 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे? 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लग रहे हैं, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? तो हम 60 को क्या करेंगे? 60 को डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे। 1 घंटे लिखिए या 60 मिनट लिखिए, लेकिन हमें कितना करना था? हमें मिनट में आंसर निकालना है ना। तो जब मिनट में हमें आंसर निकालना है तो 60 बाई डिवाइडेड बाई 15 करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू, तो यहाँ पे 15 चौके 60, तो 1 डिग्री में कितना घूमती है?
4 मिनट। सम निकल गया, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसे लिख लिख के आपके सामने प्रेजेंट किया है कि कभी आपको समझने में दिक्कत हो तो फटाफट से आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो 4 मिनट कैसे आया? 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो यानी 60 मिनट होता है 1 घंटे में, तो यहाँ पे आप 60/15 कर दीजिए तो 4 मिनट निकल जाएगा। अतः पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाती है। अब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रही है, ठीक है? तो हमारे इंडिया का मानक समय क्या है? हमारे इंडिया का मानक समय है 82.30 है ना? तो जब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको आपका 5.5 घंटे का अंतर मिलेगा। वो भी क्वेश्चन मेरे पास है, यहाँ पे देखिए। Why it is 5:30 PM in India when it is 12 noon in London? वही क्वेश्चन है, बस आप यहाँ पे टाइम, तो ऐसा नहीं है कि वही टाइम पूछेगा। अब यहाँ पे पूछ देगा कि जब इंडिया में, अब यहाँ पे 7:30 की जगह 5:30 दे दिया है, 2 घंटा टाइम इधर कम किया है, तो यहाँ पे 2 बज रहा था। इस क्वेश्चन में क्या बज रहा था? आप देखो, इस क्वेश्चन में बज रहा था 2, यहाँ पे 2 बज रहा था तो यहाँ 7:30 होती। इसको 2 को घटाएंगे, 2 घंटा पीछे करेंगे तो 12 बज जाएगा। इसको 2 घंटा पीछे करेंगे तो ये 5:30। तो वही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से दिया है, थोड़ा पलट के दे दिया है। तो आपको इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो नर्वस नहीं होना है ना? आपको डेटा बदल के दे सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आप आंसर करके आओगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जब लंदन में दोपहर के 12 बजते होंगे तो भारत में शाम के 5:30 बजते होंगे। क्या कारण है? तो यहाँ पे देखिए, भारत में शाम के 5:30 बजते होंगे जब लंदन में दोपहर के 12 बजेंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता क्या होता है? लंदन किस पे है? 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि भारत का मानक समय क्या है? 82.5 या 82.30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो मानक समय के रूप में लिया जाता है। लंदन के देशांतर और भारत के मानक मध्य रेखा इतने के बीच में आपका क्या आता है? अंतर है, जिसके कारण आपको 5.5 घंटे का अंतर दिखता है, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन देखिए, है ना? अब इसी चीज को हम सॉल्व करेंगे। भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे जब लंदन में दोपहर के 12 बजे होंगे। ऐसा निम्नलिखित कारणों से होता है। लंदन 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जबकि भारत इतने पे, ये हमने अभी देख लिया, ठीक है? लंदन के देशांतर और भारत के मध्य रेखा, ये भी हमने देख लिया। भारत में समय लंदन से आगे है ना? देखिए, हमारा ग्लोब क्या बोलता है, जब हम ईस्ट के साइड बढ़ेंगे, इधर देखिए, इधर टाइम ऐड होता है, ईस्ट के साइड टाइम ऐड होता है ना? जैसे जैसे हम वेस्ट के साइड जाएंगे टाइम माइनस होता है, ठीक है ना? ये चीज आप याद रखिएगा। ईस्ट के साइड टाइम गेन होता है और टाइम का लॉस कहाँ होता है, लूज कहाँ होता है? जब हम वेस्ट के साइड, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। तो भारत में समय लंदन से आगे है या पूर्व की ओर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट है। अभी 4 मिनट कैसे निकला, है ना? प्रत्येक देशांतर यानी 1 डिग्री में 1 देशांतर 4 मिनट है, ठीक है? इसलिए भारत में समय 5.5 घंटा आगे है। हमारा भारत लंदन से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। कैसे है? तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 1 डिग्री में अगर 4 मिनट होता है तो 82 पॉइंट इतना में 1.2 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? 330, है ना? तो 330 को जब आप आवर में चेंज करोगे, डिवाइडेड बाय 60 करो, है ना? डिवाइडेड बाय जब इसको 60 करोगे तो आपको कितना आएगा? 5.5 घंटा यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड करोगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, गुजरात, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या कभी कभी हम इलाहाबाद के नैनी से भी हम इसका मानक समय ले लेते हैं। ये आपका इंडिया का देख सकते हो, है ना? ये वाला आप एड्रेस देख लेना। यहाँ से अगर हम पश्चिम से पूर्व का अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो 2933 किलोमीटर है, और हम उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है हमारा, ठीक है? और इंडिया का ओवरऑल एरिया भी आप देख के जाना, 3.28 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पड़ता है। यहाँ से यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक था कि देश में मानक, अब आवश्यक क्या था? मैंने वही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, एक मानक समय लिया गया, ठीक है? यमोत्तर लाइन भी हम इसे कहते हैं। ये चीज वही चीज है, कहाँ से गुजरेगी? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। भारत के मानक समय इतना है 5:30, वही चीज बताई गई है, ठीक है?
वही चीज़ जो मैं अभी तक आपको बता रही थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन द टाइम जोन एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए टाइम जोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आप गड़बड़ कर सकते हो, इसीलिए बहुत केयरफुली इसको करना, ठीक है। Some country have great longitudinal extent and so they adopted more than one standard time। बिल्कुल सही है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो बड़ी कंट्री है, जैसे हम रशिया की बात करें तो बहुत ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का मतलब कि देशांतर सीमाएं उनकी बहुत बड़ी है, जिसके कारण उनको बहुत सारे टाइम जोन रखने पड़ते हैं। जैसे हम रशिया की बात करें तो 11 टाइम जोन है उसमें, ठीक है। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। बिल्कुल सही है, हमारा अर्थ कितने टाइम जोन में डिवाइडेड है? 24 टाइम जोन में डिवाइडेड है। ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री, यानी एक टाइम जोन में एक घंटे में कितना होता है? 15 डिग्री होता है ना। तो उस वही ईच टाइम जोन कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये तीनों बातें सही हैं। हिंदी में भी अभी हम देखेंगे तो ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें एक से अधिक मानक समय अपनाए हैं। बिल्कुल सही, जैसे आप रशिया, आप अमेरिका की बात करिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए तो उनकी किसी का 11 है, किसी का 9 है, किसी का 8 है, तो अलग अलग टाइम स्टैंडर्ड समय उन्होंने रखा है ना, मानक समय रखा है। पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समय में 15 डिग्री देशांतर कवर किया जाता है। एक घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है पृथ्वी? एक घंटे में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है ना। तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये अभी हमने देखा। तो तीनों कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। ये वही चीज है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम वही चीज मैंने जो अभी तक मैं बताते आ रही हूँ वही चीज है। रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के क्रमशः, यानी रूस में कितने टाइम जोन है? 11, अमेरिका में 9 और 8 है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये भी मैंने 4-5 बार क्वेश्चन करा ही दिए लगभग, तो आपको बताना है कि कहाँ से बिगिनिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाली, यानी नीचे से ऊपर हमें जाना है, ठीक है। कौन कौन सी आपको लेयर बताना, परतों को बताना, वायुमंडल की परतों को बताना है। तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसको संताप मंडल कहते हैं, है ना। पहले ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, फिर मेसोस्फेयर आएगा, जिसको हम बोलते हैं मध्यमंडल। देन आपका आता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम तापमंडल कहते हैं। और उसके बाद आता है एक्सोस्फेयर, जिसको हम बाह्यमंडल कहते हैं। कौन सा होगा? TSMTE, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद आती है समताप मंडल, समताप मंडल से ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल से ऊपर तापमंडल, तापमंडल से ऊपर बाह्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने देखा है कि हर साल इस लेयर से क्वेश्चन आता है, एक बार देखना इसको जरूर, ठीक है। सीजन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यानी ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती हैं? द एक्सिस ऑफ अर्थ मेक एन एंगल ऑफ विथ इट्स और वाइटल प्लेन, इसके कारण होती है, यानी पृथ्वी की धुरी अपने कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, इसके कारण ऋतुएं होती हैं। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ सन फॉलिंग वर्टिकली एट 23 डिग्री साउथ, यानी मकर रेखा मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जो कि 23.5 दक्षिण की लंबवत पड़ती हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ and inclination of its axis in the same direction। पृथ्वी की परिक्रमा और उसकी ध्रुवी का एक ही दिशा में झुका होना, यही बात है सीजन होने का। जैसे क्या है, जो हमारी पृथ्वी है ना, वो स्लाइटली टिल्टेड है, झुकी हुई है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है हमारी पृथ्वी। और हमारी जो पृथ्वी के घूमती कैसे है?
हमारी पृथ्वी घूमती है उसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों का सेम डायरेक्शन में होना ही क्या होता है, ऋतुओं का कारण, यानी सीजन क्यों होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमती है, ठीक है ना। तो पृथ्वी हमारी कैसे घूमती है, आपको बताना है ना। तो पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो रिवोल्यूशन कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी वेस्ट टू ईस्ट इस तरह घूमती है और ऐसी ही झुकी भी हुई है, जिसके कारण आपके ऋतुओं देखने को मिलती हैं। लेकिन दो ऐसे प्लेनेट हैं जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूमती है ना। वो कौन सी है, मैं एग्जांपल देती हूँ। यूवी से आप याद रखिएगा, यूवी ये आपका कोड वर्ड है। यूवी से आप याद रखिएगा, यूवी नाम के प्लेनेट है जो कि आपकी घूमती है ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिसके कारण आपको मौसमी परिवर्तन देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए एक कक्ष पर घूमती है ना। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है ना। और ये देखिए इस तरह झुकी हुई है, ये अक्ष है, पृथ्वी की एक्सिस है, ठीक है। तो चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, ठीक है। अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरती है। ये जो अक्ष है उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक कोण पर झुका हुआ है, 66.5 एक कोण है, उस पर झुका हुआ है। यह झुकाव ही कारण है कि हमारे पास मौसम होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की पूरी परिक्रमा लगाने में 365 दिन लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, 365.6 घंटे के आसपास लगते हैं अगर एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो आपको ये चीजें देखनी है कि रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, मौसमी परिवर्तन होते हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, जिसके कारण आपको सीजन में, आपको ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय द प्रेजेंट, यानी आपको पृथ्वी के वायुमंडल में प्रमुख घटक प्रतिशत के अनुसार आपको बताना है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, सिंपली यही आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा आपका है नाइट्रोजन, है ना, N2 है सबसे ज्यादा। आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिएगा, 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और तीसरे नंबर पर आर्गन आता है जो कि 0.93%। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.038% है। उसके बाद वाटर वेपर है 4.0% है और भी गैसेस है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आर्गन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओशियन करंट इज करेक्ट, यानी महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन है कि द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिक और लोअर लैटिट्यूड। अब देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, तो कोल्ड करंट ये पोलर एरिया है, ठीक है, और ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ से यहाँ ये जो आपको ये दिख रहा है कर्क रेखा से मकर रेखा वाला एरिया, ये आपकी ट्रॉपिकल एरिया है ना। और बीच में आपकी क्या है, इक्वेटर है, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी 0 डिग्री अक्षांश है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोल्ड धाराएं हैं, ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश यानी अक्षांश, ये वाली लाइनें जो लेटी हुई लाइनें होती हैं वो अक्षांश होती हैं और ये वाली लाइनें जो खड़ी लाइनें होती है वो देशांतर होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ठंडी धाराएं ध्रुवीय या ध्रुव, यानी ध्रुव है ये पोल है जिसको ध्रुव बोल रहे हैं, ध्रुव या उच्च अक्षांश से पानी को उष्णकटिबंधीय यानी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन है ये, उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांश तक लेके जाते हैं। यानी जो ठंडी कोल्ड करंट है, ठंडी धाराएं ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में आती हैं, ठीक है। यानी पोलर रीजन से आपके ट्रॉपिकल रीजन में आती है, यानी पोलर रीजन से आपकी कहाँ आती है, ट्रॉपिकल रीजन या आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती है। ध्रुवीय से उष्णकटिबंधीय में हिंदी में बोले तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब यहाँ ठंडा है तो ठंडी ही करंट आएगी ना, जैसे कोल्ड करंट इधर ही से तो आएंगे पोलर रीजन से, ये बात बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि
लेब्राडोर एक गर्म धारा है, ये गलत है। लेब्राडोर एक गर्म नहीं, एक ठंडी धारा है, यहाँ पे गलत हो गया। वार्म करंट नहीं है, ये कोल्ड करंट है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना था, पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो एरिया वेयर वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड वर्ल्ड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, दुनिया में सबसे अच्छी मछली पकड़ने के मैदान या मछली पकड़ने की जगह होती है। तो ये भी बात सही है। जहां पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट मिलती है ना, वहां पे मछलियों के रहने के लिए बहुत ही कंडीशन, देखिए बहुत ज्यादा गर्म पानी रहेगा वहां भी नहीं रह पाएंगी मछलियां, ठंड में भी नहीं रह पाएंगी। तो दोनों जब धाराएं मिलती हैं तो वहां पे मछलियां बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाती हैं। तो फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना, फिशिंग ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब महासागरीय धाराएं क्या होती है वो आप पढ़ लीजिएगा। महासागरीय धाराएं समुद्र की सतह पर लगातार अलग अलग दिशाओं में बहने वाली जल धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म और ठंडी, यानी वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट एंड कोल्ड ओशियन करंट। लेब्राडोर महासागरीय धारा एक ठंडी है, लेकिन अभी इसमें क्या बताया था, लेब्राडोर गर्म है, नहीं लेब्राडोर एक ठंडी है, लेकिन गल्फ स्ट्रीम एक गर्म है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया था गल्फ स्ट्रीम किस तरह की धारा है, तो वो गल्फ, अगर गल्फ कंट्री में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि गर्म धारा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कोल्ड ओशन करंट कैसे मूव करती है और वार्म ओशन करंट, यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा, देखिए टाइपिंग में भूमध्य रेखा आ जाता है, विषुवत रेखा होना चाहिए। ठीक है, तो गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा, अब यहाँ पे मैं फिगर के थ्रू आपको बता दूं, ये देखिए ये आपकी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, और ये ध्रुव हो गया जिसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है गर्म के बारे में बोल रहा है कि यहाँ से उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है ना, तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगा, तो गर्म यहीं से होगी, है ना। गर्म धाराएं जो होंगी, वार्म ओशन करंट यहीं से होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है, और कहाँ जाती है, उच्च अक्षांश, यानी ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उच्च अक्षांश की ओर डायरेक्शन इसका रहेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन रहेगा। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, जबकि ठंडी धाराएं उच्च अक्षांश, ठंडी धाराएं अगर मैं दूसरे इससे करके देखूं, ठंडी धाराएं इधर से आएंगी, उल्टे डायरेक्शन से आएंगी, है ना। अब जहां पर ये दोनों मिलेंगे, मान लीजिए ये स्थान पर दोनों मिल रहे हैं गर्म और, तो वहां पे फिशिंग के लिए अच्छा माना जाएगा। यही चीजें यहाँ पे बताई गई है। धाराओं की दिशा और गति तट रेखा और महासागर तल पर निर्भर करती है। वार्म ओशन करंट ओरिजिनेटेड नियर इक्वेटर and moved towards the pole and higher latitude, and while cold ocean current originated near pole and higher latitude to move towards tropic and lower latitude. The ocean current direction and speed depend upon the shoreline and the ocean floor. तो ये चीज मैंने पढ़ाई है, आप मेरी वीडियो अगर नहीं देखे हो तो आप जाकर देखो, अभी भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप सारे क्वेश्चन उसी से बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। आप यहाँ पर एक इमेज देख सकते हो, जो देखो कहाँ से, ये वार्म है, रेड वाला वार्म है और ब्लू वाला क्या है, कोल्ड है। तो देखिए वार्म वाला कहाँ से निकल रहा है, ये है आपका विषुवत रेखा, यहीं से निकल रहा है ना, यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन पोल से ऊपर की तरफ ये ब्लू वाला आ रहा है ना, तो ये होता है कोल्ड। नेक्स्ट देखना है क्वेश्चन, द डिपोजिशन फीचर ऑफ ग्लेशियर, जिसको हम मोरेन कहते हैं। ठीक है, डिपोजिशन फीचर ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन। ठीक है, मोरेन कहाँ बनता है, ग्लेशियर में बनता है। समुद्री गुफाएं समुद्र में बनती है ना। लोएस एंड लेवीज ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब रेगिस्तान में बनते हैं। तो यहाँ पे मोरेन इज द करेक्ट आंसर। मोरेन को हिमोड भी कहते हैं। ग्लेशियर की निक्षेपण विशेषता है, यह एक समान शब्द है जो कि ग्लेशियर द्वारा बहाए गए चट्टानों के टुकड़े, बजड़ी, रेत आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। अपनी स्थिति के आधार पर हिमोड ग्राउंड मोइन और एंड मोइन हो सकता है। मोरेन इज द डिपोजिशन फीचर ऑफ ग्लेशियर, ए जनरल टर्म अप्लाइड टू अ रॉक फ्रेगमेंट, ग्रेवल, सैंड etc carried by a glacier. Depending upon its position, the moraine can be ground moraine and end moraine. ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। द स्टेटमेंट ए एंड बी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन। यहाँ पे दो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कि किस वनस्पति के बारे में, किस वेजिटेशन के बारे में ये बता रहा है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाने वाला ये क्या है, वनस्पति है, वेजिटेशन है। ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ये पाया जाता है। यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश पे पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टैगा, इसको टैगा कहा जाता है, ठीक है, इसको टैगा कहा जाता है। तो देखिए ये किसके बारे में हो रही है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रॉपिकल पढ़ते हैं फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं टैगा, और सबसे ऊपर आती है टुंड्रा, है ना, टैगा, फिर आती है टुंड्रा। तो कॉनिफेरस जैसे यहाँ पे पाइन, केदार, देवदार यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो फीचर है, ये जो बातें बताई गई हैं, ये टैगा के बारे में आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले वनस्पति हैं, ठीक है। Which of the following is not a feature of गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या ऑक्सबो लेक डॉटेड द प्लेन एरिया, मैदानी क्षेत्र में ऑक्सबो झीलें हैं? बिल्कुल है ना। ऑक्सबो झीलें कैसे बनती हैं, ऑक्सबो झील कैसे बनी है बताइए। जैसे ऐसे ऐसे सर्प की तरह जब नदी चलती है, जिसको हम मेंढर बोलते हैं, ठीक है, मेंढर बोलते हैं, विसर्प जिसको बोलते हैं। जब यही क्या होती है, मेन धाराओं से कट जाती है। जब यही जो विसर्प है मेन धाराओं से कट के अलग हो जाती हैं और यहाँ पे लेक का निर्माण करती है, जिसको हम गौमुख लेक या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, ठीक है। तो निर्माण करती है ना। तो ये बात सही है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्लेन एरिया इज वेरी हाई। मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है। हाँ देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है, बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ जमीन है उनके प्लेनों में। तो जिसके कारण वहाँ की जमीन उपजाऊ होगी, तो वहाँ पे पॉपुलेशन यानी जनसंख्या घनत्व तो भी रहेगा। ये भी बात सही है। हमें क्या बताना है, विच नॉट फीचर आपको बताना है, ठीक है। तो दो बात सोचें। डेल्टा इज ए कवर विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। दलदली एरिया है तो वहां पे आपको मैंग्रोव के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन दिस एरिया फॉर लैंड कल्टीवेशन, ये गलत है। स्लैश एंड बर्न जो होती है, जिसको झूम फार्मिंग हम कहते हैं, वो कहाँ होती है, आपको जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे गंगा का भी तो नाम ले रहे हैं ना। तो गंगा कहाँ चलती है, आपके उत्तर भारत में है, बहती है। तो यहाँ पे तो स्लैश एंड बर्न खेती कहाँ होती है, ये तो आपकी नॉर्थ ईस्ट में होती है ना। तो ये बात कहना गलत है। तो यही आपका गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में गलत बात बताई गई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता कैसे है, तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं, ठीक है। स्विमर कैन फ्लोट इन ए डेड सी बिकॉज, एक स्विमर जो है वो डेड सी में फ्लोट कर लेता है, वो डूबता नहीं है। मेनली क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डेड सी में कोई क्यों नहीं डूबता है। तो डायरेक्ट आप आंसर पे जाइएगा। इंक्रीज द साल्ट कंटेंट मेक द सी डेंस, यानी नमक की बढ़ी हुई मात्रा समुद्र को घनत्व बढ़ा देती है। यानी हमारा डेंसिटी कम हो जाता है, समुद्र की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण वहां की क्या होती है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, आपके जो लोग होते हैं वो डूबते नहीं हैं। और डेड सी क्या है, उसके जॉर्डन आसपास का एरिया है, जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग जाते हैं, वहां पे रहते हैं, बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, है ना। तो डेड सी में क्या होता है ना कि एक अगर हम लीटर पानी की बात करें तो 3.5 ग्राम आपको उसमें नमक मिलेगा। इतना ज्यादा नमकीन है ना। साल्टेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड आप कह सकते हो डेड सी है। तो नमक की मात्रा के कारण वहां लोग फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, डूबते नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है आपको। कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट लैंड यूज एंड चूज द करेक्ट आंसर। भूमि उपयोग के बारे में कथन ए और बी विचार करें और सही उत्तर दीजिए। लैंड यूज रेफर टू द यूज ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। क्या हम भूमि का उपयोग तात्पर्य केवल कृषि और क्या है,
विनीक यानी फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वहाँ पे हम रहने का भी उपयोग करते हैं। केवल यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इस चलते इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे गलत कर रहा है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है लैंड की, हम खेती भी करते हैं, हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं, हम क्या करते हैं, वहाँ घर भी बनाते हैं, इंडस्ट्री भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये गलत हो गया। लैंड यूज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द टोपोग्राफी, यानी किसी भी लैंड का यूज हम किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के टोपोग्राफी पे, यानी कि वहाँ का स्थल कैसा है उसी पर डिपेंड करेगा। प्राइमरीली तो नहीं। देखिए टोपोग्राफी तो है ही, टोपोग्राफी का मतलब है कि किस तरह की भूमि है, क्या वो पहाड़ी इलाका है, क्या वो मैदानी इलाका है, क्या वो पठारी इलाका है, तो इस पर तो डिपेंड करेगी। साथ में वहाँ की क्लाइमेट कैसी है ना, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है ना, तो इससे भी यूज़ किया जाता है। वहाँ की सॉइल कैसी है, तो दोनों गलत है, यानी दोनों असत्य है, दोनों फॉल्स है, ए एंड बी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को, वीडियो लंबा हो गया, बहुत चीज़ें समझानी पड़ी, तो लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शेल्टर बेल्ट हेल्प इन, शेल्टर बेल्ट हेल्प किस में करता है, तो शेल्टर बेल्ट कैसे बनाया जाता है, खेतों के चारों तरफ क्या किया जाता है, पेड़ों वगैरह को लगा दिया जाता है, जिससे क्या हो कि मिट्टी जो है, मिट्टी सॉइल इरोजन से बचाने के, मिट्टी के कटाव से रोकने के लिए, है ना, तो इसलिए क्या होता है, तो चेकिंग विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर, यही आपका आंसर होगा शेल्टर बेल्ट का। मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकता है। खेतों के चारों तरफ आप पेड़ लगा दोगे तो हवा की गति रुकेगी, यही होता है शेल्टर बेल्ट। यहाँ पे देख लीजिए शेल्टर बेल्ट, तो रॉ ऑफ ट्री आर प्लांटेड इन सर्टेन एरिया टू चेक विंड मूवमेंट। अब क्या होता है कि ये जो खेती हो रही है, चारों तरफ यहाँ पे आपने पेड़ लगा दी, तो क्या होता है कि हवा के मूवमेंट से मिट्टी का कटाव ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, है ना, मिट्टी को बचा के रखती है। सच रो आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट, और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। दिस ट्री आर सपोज टू बाइंड द सॉइल, अब ये ट्री जो होते हैं सॉइल को बाइंड करके पकड़ के रखती है, दस प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग इरोड अवे इजली, इसको सॉइल इरोजन से, मिट्टी के कटाव से रोकती है। ठीक है, तो ये थे आज के कुल क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।